हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESC गेट PSU शॉर्ट ई लेक्चर। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन को कवर करेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इस ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में हम बायोडाइवर्सिटी को कवर करेंगे एंड जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा जो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उन्हें हम आने वाले बाकी के पार्ट्स पर कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमें इस वीडियो पे किन किन टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है। तो पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी में हम एलिमेंट्री नॉलेज गेन करेंगे। हम जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। उनके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन्हें हम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का हमें यूज़ तब पड़ता है जब हम किसी भी एरिया को बायोजियोग्राफिकल रीजन के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। तो फोर्थ टॉपिक है जिनमें हमें फोकस करना है वो है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इस टॉपिक पर हम ये जानेंगे कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं इंडिया में और कहाँ कहाँ पर हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन। बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये टर्म दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया है। फर्स्ट वर्ड है बायो विच मीन्स लाइफ एंड सेकेंड वर्ड है डाइवर्सिटी विच मीन्स वैराइटीज़। सो फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैराइटीज़ ऑफ लाइफ। हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वैराइटीज़ को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी among the living organism and the ecological complexes in which they occur। फ्रेंड्स, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस मतलब कि एकोसिस्टम या तो फिर हम उन्हें हैबिटेट बोल सकते हैं जो कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी है वो तीन टाइप्स की होती है। फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, थर्ड है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, जब भी हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारा फोकस जो होगा वो किन्हीं पर्टिकुलर स्पीसीज़ पे होगा। और अगर उस स्पीसी के अंदर हमें बहुत सी वैरायटी मिल रही है उनके डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर के कारण, उनके डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, तो उन डाइवर्सिटी को हम कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, लेट अस कंसिडर अ मैंगो। एज वी ऑल नो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगो अवेलेबल इन द मार्केट, जिनमें से किसी का कलर होता है ग्रीन, कुछ होते हैं येलो कलर के, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। वो सब साइज़ में डिफरेंट होते हैं, अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका एक यूनिक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है दूसरों के मुकाबले। सो फ्रेंड्स, इसलिए ये जो हमें डाइवर्सिटी मिलती है जेनेटिक डिफरेंस के कारण, हम इस डाइवर्सिटी को कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट स्पीसीज डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल मिले। सो व्हाट वी आर गेटिंग दैट एट अ पर्टिकुलर टाइम इन एन इकोसिस्टम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन दैट इकोसिस्टम। सो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे जो हमें डाइवर्सिटी मिलती है इन्हें हम कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम लेते हैं हम, जहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें एनिमल मिलेंगे। मान लीजिए कि लायन हो गए, टाइगर हो गए। उसी प्रकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसी मिलेंगे। मान लीजिए हमें बनियान ट्री मिल गया, मान लीजिए बैम्बू ट्री मिल गया। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो हमें मिल रही है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, इन स्पीसीज़ की जो वैराइटीज़ हैं, तो हम इन्हें कहेंगे स्पीसी डाइवर्सिटी। बात करते हैं फ्रेंड्स इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे कि बहुत से बायोटिक फैक्टर का एग्जांपल है, कुछ हो गए माउंटेन हो गए, कुछ हो गए रिवर हो गए, कुछ ओशन हो गए, कुछ ग्रासलैंड हो गए, कुछ फॉरेस्ट हो गए, जो कि अपने में एक किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के हैबिटेट हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्या है कि जो
इकोसिस्टम की हमें जो डाइवर्सिटी मिल रही है, इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स हैं, अलग अलग ब्रीड के। तो ऐसा इसलिए बिकॉज ईच ऑफ देम हैव देयर यूनिक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फ्रेंड्स, दिस पिक्चर कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर द जेनेटिक डाइवर्सिटी। और अगर हम सेकंड पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक इकोसिस्टम दिखाया गया है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसी को दिखाया गया है, जैसे कि एलिफेंट है, ज़ीब्रा है, लायन है, टाइगर है। सो फ्रेंड्स, ये पिग जो है स्पीसी डाइवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है। एंड बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स कि हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम रहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, पहला है डेजर्ट इकोसिस्टम, दूसरा है मरीन इकोसिस्टम जहाँ पर कोरल रीफ पाए जाते हैं, तीसरा है प्रेरी जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जो चौथा है टुंड्रा इकोसिस्टम। सो फ्रेंड्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड ईच ऑफ देम आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। तो बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट होता है वो 3 स्केल में होता है। फर्स्ट है अल्फ़ा डाइवर्सिटी, सेकंड है बीटा डाइवर्सिटी एंड थर्ड है गामा डाइवर्सिटी। सो अल्फ़ा डाइवर्सिटी जो है वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी इज़ नथिंग बट जस्ट काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज़ विद इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एक इकोसिस्टम के अंदर में नंबर ऑफ स्पीसी की काउंटिंग करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, सेकंड है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी का यूज़ फ्रेंड्स हमें तब पड़ता है जब हम किन्हीं दो इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीसीज रिचनेस। मान लीजिए कि हमारे पास दो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम ए एंड इकोसिस्टम बी, एंड ए और बी में दोनों में ही कुछ नंबर ऑफ स्पीसीज़ ऐसे हैं जो कि यूनिक है। तो जब हम इन यूनिक स्पीसीज़ की काउंटिंग करते हैं एंड बाद में जाके दोनों इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं तो हम इस मेथड को बोलते हैं इस बीटा डाइवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, थर्ड है गामा डाइवर्सिटी। जब भी हम बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट करते हैं फ्रेंड्स ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया, तो हम इसे कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। मान लीजिए कि हम बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, या तो फिर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, या तो फिर जो पैसिफिक ओशन की जो बेल्ट है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दिस टर्म हैज़ बीन कॉइंड बाय द नॉर्मन मायर। फ्रेंड्स, आप इस टाइप के क्वेश्चन फेस कर सकते हैं मैच द कॉलम टाइप में, कि 3-4 इन्वायरमेंट के टर्म्स दे दिए रहेंगे एंड उसके सामने में पर्टिकुलर पर्सन के नाम दे दिए रहेंगे जिन्होंने उसे कॉइंड किया था या प्रोपाउंड किया था, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ करेक्ट मैच। तो फ्रेंड्स, आप इस टाइप के क्वेश्चन फेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो रीजन होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है, और इसी के साथ वहाँ पर जो स्पीसीज़ पाई जाती हैं उनमें एक्सटिंक्ट होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। एंड लेट अस टॉक अबाउट क्राइटेरिया फॉर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ता है। अगर किसी रीजन को हमें हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है तो हमें कुछ क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, पहला क्राइटेरिया है कि द रीजन मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट एज एंडेमिक। मतलब फ्रेंड्स, हम किसी रीजन को हॉटस्पॉट का दर्जा तभी दे सकेंगे अगर वहाँ पर एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट स्पीसीज़ पाई जाती है जो कि एंडेमिक हो। फ्रेंड्स, एंडेमिक मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ है जो कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ही पाई जा रही है और कहीं नहीं पाई जा रही है, तो हम कह सकते हैं वो जो स्पीसी है वो एक इकोसिस्टम में एंडेमिक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जो इंडियन गेंजेटिक डॉल्फिन्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गंगा रिवर वाटर में पाए जाते हैं, एंड वो ब्रह्मपुत्र रिवर के कुछ पोर्शन में पाए जाते हैं। तो वी कैन से दैट कि Indian gangetic dolphins are endemic to the Ganga river water.
So friends, second point says that the region must have 30% or less of its original vegetation. फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि कुछ डिकेड्स पहले पास्ट ईयर में उस रीजन की कुछ नेचुरल वेजिटेशन हुआ करते होंगे, और अगर हम उस नेचुरल वेजिटेशन को आज के नेचुरल वेजिटेशन से कंपेयर करें तो आज की डेट में 30% या उससे कम ही जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अगर पाई जाती है उस रीजन में, तो हम इसे हॉटस्पॉट का दर्जा दे सकते हैं. फ्रेंड्स, यू नीड टू कीप इन माइंड दिस both of the criteria from UPSC point of view. And let's move on to the biodiversity hotspot in India. फ्रेंड्स, बेसिकली पूरे वर्ल्ड में टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं. एंड इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी का लेवल है फ्रेंड्स, वो पूरे वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी का 7 to 8% है. फ्रेंड्स, ये जो डेटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ़ कितने हॉटस्पॉट हैं, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं, एंड फॉर व्हाट परसेंट इंडिया अकाउंट्स बायोडाइवर्सिटी एट द ग्लोबल लेवल. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज़ वेस्टर्न घाट. फ्रेंड्स, वेस्टर्न घाट जो है वो 6 राज्यों में फैला हुआ है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. ठीक है. एंड सेकंड है हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिमालय. थर्ड हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा रीजन. फ्रेंड्स, इंडो बर्मा रीजन वो रीजन है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जो कि म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है. एंड फोर्थ हॉटस्पॉट है इंडिया का सुंडालैंड. फ्रेंड्स, अभी तक हमने मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ 3 हॉटस्पॉट के बारे में जानते होंगे, क्योंकि हमने भी 3 ही पढ़ा था. बट रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक नेशनल रिपोर्ट जारी करी थी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जिनमें ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि जो सुंडालैंड है इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द 4th हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया. सो फ्रेंड्स, हमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आता है कि इंडिया हैज़ 4 हॉटस्पॉट, देन द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. फ्रेंड्स, मैप में देखते हैं. ये जो वेस्टर्न घाट है ये गुजरात से लेकर यहाँ से तमिलनाडु तक फैला हुआ है. एंड जो इंडो बर्मा रीजन है फ्रेंड्स, वो इंडिया का ऐसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो कि म्यांमार से अपनी जो बॉर्डर शेयर करते हों वाला जो रीजन है, ये है अपना इंडो बर्मा रीजन, जिसमें कुछ रीजन जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है एंड कुछ रीजन जो है वो म्यांमार का है. एंड फ्रेंड्स, जो चौथा हॉटस्पॉट है इंडिया का वो है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, दैट इज़ द सुंडालैंड. फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके एक CDS में क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो है पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है. पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर जो है मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है वहाँ पर. एंड फ्रेंड्स, एक और मरीन नेशनल पार्क है, 2 और हैं. एक है गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है. एंड एक और जो है वो गल्फ़ ऑफ कच्छ जो है गुजरात में है, ये भी मरीन नेशनल पार्क है. सो फ्रेंड्स, कुछ फेमस स्पीसीज़ की बात करते हैं. ये जो 2 पिक्चर्स है, जिनमें से एक है लॉयन टेल्ड मकैक एंड दूसरा है नीलगिरी लंगूर. सो फ्रेंड्स, ये जो दोनों हैं ये डिफरेंट ब्रीड्स हैं मंकी फैमिली के. एंड ये वेस्टर्न घाट के बहुत ही फेमस स्पीसीज़ हैं फ्रेंड्स. और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है PSUs में कि नीलगिरी लंगूर जो है वो किस रीजन को बिलोंग करते हैं, लॉयन टेल्ड मकैक जो है वो कहाँ पाए जाते हैं. सो फ्रेंड्स, ये हमें अच्छे से याद रखना है कि ये जो दोनों स्पीसीज़ है ये वेस्टर्न घाट के हैं. एंड जो नीलगिरी लंगूर जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, जो कि 3 स्टेट को शेयर करता है: कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु. सो फ्रेंड्स, ये है रेड पांडा. इसे रेड बियर कैट भी कहा जाता है. ये ईस्टर्न हिमालय या तो फिर साउथ वेस्ट चाइना रीजन में पाया जाता है. और इसका जो हैबिटेट है फ्रेंड्स वो टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय है. एंड These आर द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय. फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इसके ऊपर रेड पांडा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज में लास्ट ईयर. वो क्वेश्चन मैं आपको अभी आगे चल के डिस्कस करूँगा. फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है CDS में पूछा गया था 2013 में.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फ्रेंड्स, इन चारों स्टेटमेंट्स में से हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन है अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज़ अ बायोजियोग्राफिकल रीजन दैट इज़ अंडर द थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस। फ्रेंड्स, ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज़ गिवन बाय द नॉर्मन मायर। फ्रेंड्स, मैंने आपको जब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बताया था तब नॉर्मन मायर के बारे में भी बताया था। उस हिसाब से ये जो ऑप्शन बी है वो भी सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन सी, देयर आर ओनली 2 हॉटस्पॉट इन इंडिया। फ्रेंड्स, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, तब भी इंडिया में 3 हॉटस्पॉट थे जो कि आज 2017 में 4 हो चुके हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है द रीजन हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स नेचुरल वेजिटेशन। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज़ ऑप्शन सी। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी। ये एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया था 2016 के पेपर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, रेड पांडा आर द नेटिव ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। घड़ियाल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज फाउंड इन द भीतरकनिका मैंग्रोव। थर्ड स्टेटमेंट, नीलगिरी लंगूर आर फाउंड इन द ईस्टर्न घाट। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको घड़ियाल स्पीसी के बारे में बता देता हूँ। घड़ियाल स्पीसी जो है दे बिलोंग टू द क्रोकोडाइल फैमिली एंड देज आर द फिश ईटिंग क्रोकोडाइल एंड देयर हैबिटेट इज़ इन द चंबल रीजन, दैट इज़ द रिवर वाटर ऑफ द चंबल। वापस आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फ्रेंड्स, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है इनमें से। सो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, रेड पांडा आर द नेटिव ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। फ्रेंड्स, ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड, घड़ियाल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज़ फाउंड इन द भीतरकनिका मैंग्रोव। फ्रेंड्स, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया जो घड़ियाल है उनका हैबिटेट है चंबल रीजन एंड जो भीतरकनिका मैंग्रोव जो है वो उड़ीसा के कोस्ट में पाई जाती है। सो स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। एंड थर्ड स्टेटमेंट है नीलगिरी लंगूर आर फाउंड इन द ईस्टर्न घाट। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो नीलगिरी लंगूर होते हैं वो वेस्टर्न घाट के फेमस स्पीसीज़ हैं, तो उस हिसाब से स्टेटमेंट 3 भी सही गलत है। So friends, the only correct statement is the statement 1, that is red panda are the natives of the eastern Himalaya, and as per that the option A is the correct answer. So friends, हमारे ट्यूटोरियल का पार्ट 1 बायोडाइवर्सिटी यहाँ ख़त्म होता है एंड इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी एंड द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें।